हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल में एक नई वीडियो के साथ में। जो टॉपिक है एक्लैक्टिस। एक्लैक्टिस मतलब कि जो, चलो इसके बारे में बाद में बताता हूँ। एटलैक्टिस जो आती है वो आपको एएनएम में मिल सकती है देखने। जीएनएम, ये मैं कोर्स के नाम बता रहा हूँ। मेडिकल का कोई भी कोर्स होता है तो इसके बारे में पता होना चाहिए। नर्सिंग या फिर फार्मा, ये सब में इसको देखने मिल जाता है। इसके बारे में पता चलना ज़रूरी है। ज़्यादा नंबर में नहीं आता है नॉर्मली। आपका डेफिनेशन, उसकी कॉज, और यहाँ पे जो उसकी मतलब क्या क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एटलैक्टिस। सो एटलैक्टिस इज द कोलैप्स ऑफ पार्ट ऑफ म्यूकस लेस कॉमनली ऑल ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो लंग्स में ये लंग्स होता है। लंग्स देख लो, लंग्स ये रहा। ठीक है, इसका कोई लोब होता है। लोब क्या है? कोलैप्स कर जाएगा। वो लोब कोलैप्स कर जाएगा। डेफिनेशन में लिखा है कि एटलैक्टिस इज द कोलैप्स और ऑफ पार्ट और मच लेस ऑल ऑफ द लंग्स। तो लंग्स का कोई पार्ट होगा, लोब जिसे हम बोलते हैं। लोब्स होते हैं ना, लोब से मिलके बना होता है लंग्स। तो वो क्या करेगा? आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो उस वजह से ब्रीथिंग इशू होने लग जाएंगे। तो उसको हमने बोला है अटलैटिक, अटलैक्टिस। अटलैक्टिस मतलब कि कोई भी लंग्स का कोई पार्ट अगर कोलैप्स कर गया है तो उस वजह से आपको अटलैक्टिस होने के चांस रहते हैं। ठीक है, अब अटलैक्टिस में देखते हैं कि इसके साइन सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखो, अटलैक्टिस है, ठीक है। नॉर्मल लंग्स आपको देखो कितना बड़ा दिख रहा है, उसकी शेप भी देख लो। लेकिन अगर कोलैप्स लंग की बात करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि देखो कितना छोटा हो गया है, लंग्स कितना छोटा हो गया है। तो ये कोलैप्स्ड हो गया है, कोलैप्स्ड हो गया है। कितना बड़ा था? ये इसका बड़ा वाला पार्ट है और इससे ये सारा पार्ट इसने श्रिंक कर गया है, छोटा हो गया पार्ट। तो इसको हमने कोलैप्स्ड बोल दिया है। अब यहाँ पे देखो, नॉर्मल एल्वोलाई थे। एल्वोलाई का लिए मैं अलग डेफिनेशन ले लेता हूँ। एल्वोलाई जो थे नॉर्मल थे, ये नॉर्मल एल्वोलाई हैं। कितने बड़े हैं? ठीक है, इन्हीं से रेस्पायरेशन होता है। और यहाँ पे देखो कितना श्रिंक हो गए हैं, छोटे छोटे से छोटे छोटे से छोटे छोटे से हो गए हैं। तो इसको ही इन्होंने अटलैक्टिस डिसीज बोला गया है। तो सांस लेने में दिक्कत होगी। ये लिखा हुआ है कोलैप्स्ड एल्वोलाई, नॉर्मल एल्वोलाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे ये कोलैप्स्ड हो जाते हैं। अगर आप कॉजेस की बात करोगे तो अटलैटिक्स जो होती है बीमारी, वो ब्लॉकेज ऑफ द एयर पासेज, जो जहाँ से एयर जाती है, जैसे ये एयर जाने वाली है तो ये ब्लॉक हो जाते हैं। ये वाला पार्ट पूरा ब्लॉक हो जाएगा जिसकी वजह से ना एयर पास नहीं हो पाएगी। एयर पास होने को नहीं हो पाएगी क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिला है, इस वजह से वो आगे नहीं जा सकती है। क्या होता है? और कोई प्रेशर लग रहा हो, यहाँ पे कोई प्रेशर लग रहा हो, इधर वाले एरिया में प्रेशर लगने की वजह से भी ये आपका मूव नहीं कर पाएगी, एयर नहीं निकल पाएगी। एयर को निकलना जरूरी है यहाँ पे। सो और बाई प्रेशर ऑफ द आउटसाइड ऑफ द लंग्स। ठीक है, तो अटलैक्टिस किसकी वजह से हो रहा था? या तो प्रेशर लग रहा था और प्रेशर लगने की वजह से एयर बाहर नहीं निकल रही थी, और उसकी और भी रीजंस होते हैं। सो रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग एटलैक्टिस इंक्लूडिंग, और भी देखते हैं इसमें क्या क्या है। जैसे एनेस्थीसिया, अगर किसी को एनेस्थीसिया लगा है, ठीक है, तो पॉसिबली हो सकता है कि उसको ये डिसीज होने के चांस हो। या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर उसके लंग्स में चला गया या फिर उसके एयरवे में चला गया है तो उसमें भी, जैसे चिल्ड्रन में सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है। उसके बाद में अगर उसको किसी पेशेंट को लंग डिसीज है, जैसे कि अस्थमा हो गया या ब्रोंकाइटिस हो गया, बहुत बीमारी है। ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकोल्स हो गया, या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये तो बता दिया मैंने आपको। अस्थमा हो गया, प्लूरल इन्फ्यूजन हो गया। तो ये सब चीज़, जैसे ये रहा प्लूरल इन्फ्यूजन मतलब, प्लूरल इन्फ्यूजन मतलब जो बाहर का जो लंग्स का एरिया होता है उसमें पस का फॉर्मेशन हो जाना, पस पड़ जाना, लंग्स में पस का आ जाना, ये भी एक रीजन है इसका। या फिर आप बहुत टाइम से एक ही स्टेट में लेटे हुए हो, ठीक है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जैसे कि प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट होता है, बहुत सारी जो कंडीशन होती हैं पेशेंट के लिए, उसमें एक ही स्टेट में उसको रहने के लिए बोलते थे, तो वहाँ पे भी आपको ये एटलैक्टिस होने के चांस होते हैं। सैलो ब्रीथिंग, सैलो ब्रीथिंग मतलब पेनफुल ब्रीथिंग, कि इतनी डीप ब्रीथिंग नहीं होगी आपकी, बहुत छोटी छोटी सी ब्रीथिंग होगी और पेनफुल ब्रीथिंग होगी, मतलब जब आप सांस लेंगे तो उसमें भी आपको दर्द होगा।
और कोई ट्यूमर होता है लंग्स के एरिया में या एयरवेज में, तो वहाँ पे भी ये चीज़ अटलैक्टिस होने के चांस होते हैं। ठीक है, ये बीमारी। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? डिस्पेनिया हो जाएगा उसको, रैपिड एंड सैलो ब्रीथिंग हो जाएगी। डिस्पेनिया, रैपिड एंड सैलो ब्रीथिंग हो जाएगी, वो सांस ठीक से नहीं ले पाएगा। चेस्ट पेन हो जाएगा। चेस्ट पेन जैसे कि टाइट, जो चेस्ट होगी वो बहुत टाइट रहने लगेगी, बहुत ज़्यादा टाइट रहने लगेगी, जिस वजह से वो प्रॉब्लम होने लगेगी उसको, पेशेंट को। उसके बाद में डिस्पेनिया का अगर देखोगे तो डिस्पेनिया होता है एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट, बर्निंग सेंसेशन होगी, ब्लोटिंग होगी, ऐसा लगेगा जैसे कि पेट में गैस है, और नोजिया वाली फीलिंग आएगी। उसके बाद में कफ हो जाएगा। ठीक है, कफ में वही फीवर आएगा, और लो ग्रेड यूजुअली आफ्टर सर्जरी, जो कि होता ही होता है। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी। स्वेटिंग मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा, उसकी वजह से उसको, पेशेंट को स्वेलिंग होने लग जाएगी। उसके बाद में मेलेसिया होगा। मेलेसिया मतलब कि बीमार रहना, अनवेल रहना है, फीलिंग होना, मतलब किसी काम में इंटरेस्ट का ख़त्म हो जाना, तो उसको हम मलेशिया बोलते हैं। और वेट लॉस हो जाना, तो ये उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। अब देखते हैं उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो कोलैप्स हो गए लंग्स, जो लंग्स कोलैप्स हो गए हैं, उनको री एक्सपेंड करेंगे, वापस से उनको टिश्यू को ठीक करा जाएगा। उसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम देखते हैं कि या तो फ्लूड है, ये फ्लूड इज पुटिंग प्रेशर ऑन द लंग्स, अगर लंग्स के अंदर कोई फ्लूड है उस वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस फ्लूड को हम बाहर निकाल देंगे, जिसकी वजह से वो लंग्स फिर से एक्सपेंड हो पाएंगे, ठीक तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये उसका एक मैनेजमेंट होता है। ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, ठीक है, ये भी एक सही बात है। इसने एसिटाइल सिस्टीन इज यूज टू लूजन म्यूकस, तो एसिटाइल सिस्टीन करके हम सिरप दे देंगे या इस तरीके की ड्रग को प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है, अगर म्यूकस की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ पे वो चीज़ ठीक हो जाए। ठीक है, उसके बाद में चेस्ट की फिजियोथेरेपी करने बोलेंगे। चेस्ट की फिजियोथेरेपी बोलेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी वहाँ पे म्यूकस होगा बाहर निकलेगा। और डीप ब्रीथिंग करने के लिए उनको बोलेंगे कि डीप ब्रीथिंग करो आप, उसकी वजह से आपका जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी। रिमूव और रिलीफ एनी ब्लॉकेज, कोई ब्लॉकेज है, कोई उसमें रिलीफ है, तो उसके लिए हम ब्रोंकोस्कोपी कर लेंगे या फिर कोई अदर प्रोसीजर कर लेंगे, जिससे हमें जो ब्लॉकेज है उसको ख़त्म करना रहेगा। और 2 घंटे के बाद में इंसान को पोजीशन चेंज करने के लिए बोलेंगे, और जिधर की साइड अनअफेक्टेड साइड है उधर की साइड बोलेंगे कि उधर की साइड आप लेटे रहो। और एरोसोलाइज्ड रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट, जैसे कि बहुत सारी मेडिकेशन होती है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, तो उस केस में हम उसको देने के लिए बोलेंगे। और ऐसी कोई डिवाइस भी यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज और पॉजिटिव प्रेशर को हम इंक्रीज कर सकें। सर्जिकल में हम क्या करेंगे, थ्रोसेंटेसिस करके एक वो होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, जहाँ पे हम जो भी फ्लूइड होता है लंग्स में भरा हुआ उसको हम बाहर निकालते हैं। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। ये अटलैक्टिस आज का जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। एक बार फिर से देख लेना इसको ठीक तरीके से कि क्या होता है, कोलैप्स हो जाता है लंग्स में, ये उसका रीजन होता है। सो अगर कोई डाउट होता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, तो अगर कोई डाउट होता है तो आप डाउट्स जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे देख लूँगा उस चीज़ को।